नमस्कार बच्चों। आज हम आपकी पुस्तक व्यवसाय अध्ययन के भाग 1 का 7वां अध्याय निर्देशन शुरू करने जा रहे हैं। निर्देशन न केवल आपके इस विषय में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, बल्कि यह आपकी प्रबंधन की समझ को विकसित करने के लिए भी बहुत जरूरी है। इस अध्याय में हम निर्देशन व उसके सभी घटकों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि निर्देशन का अर्थ क्या है। जैसा कि आप इसके नाम से समझ सकते हैं, इसका अर्थ है निर्देश देना, अर्थात व्यक्तियों के कार्यों में मार्गदर्शन करना। बच्चों, एक प्रबंधक अपने व्यवसाय में या अपने फर्म में जब किसी भी प्रोजेक्ट या किसी भी कार्य का नियोजन करता है, वो संगठन करता है, वो लोगों की भर्ती करता है, तो इसके बाद निर्देशन का चरण शुरू होता है। एक बार संगठन में या व्यवसाय में व्यक्तियों या कर्मचारियों के आ जाने के बाद सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण कार्य यह होता है कि हम कैसे उनसे कार्य करवाएं। कार्य करवाने के लिए प्रबंधक को उन्हें निर्देश देना होता है, प्रबंधक को उन्हें मार्गदर्शन देना होता है, और यह प्रबंधक के सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में शामिल है। इससे पहले के अधिकतर कार्य प्रबंधक स्वयं अपनी एक छोटी टीम के साथ मिलकर करता है, लेकिन जैसे ही निर्देशन की बारी आती है, वहां प्रबंधक का अपने सभी कर्मचारियों से वार्तालाप, उससे संप्रेषण या बातचीत शुरू होती है। और यहां पर यह देखा जाता है कि एक प्रबंधक कितना कुशल है, वह कितनी कुशलता से अपने कर्मचारियों से काम करवा सकता है, क्योंकि प्रबंधन का तो मतलब ही यह है ना कि लोगों से काम करवाना, और इस तरह से करवाना कि हमारे संगठन के उद्देश्य अच्छे से प्राप्त हो सके। ऐसे में यदि हम संगठन के संदर्भ में बात करें, तो निर्देशन व्यक्तियों को आदेश देने, मार्गदर्शन, परामर्श, अभिप्रेरित करने, कुशल नेतृत्व प्रदान करने की प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य संगठन के उद्देश्यों की कुशलतापूर्वक पूर्ति है। निर्देशन एक ऐसी प्रबंधकीय प्रक्रिया है जो संस्था के पूरे कार्यकाल तक चलती है। यह निरंतर सतत रूप से चलने वाली एक प्रक्रिया है, क्योंकि एक प्रबंधक को समय समय पर निरंतर अपने कर्मचारियों, अपनी टीम के साथ बातचीत करके उनके साथ मिलकर काम करना या काम करवाना होता है। तो आइए अब इस चर्चा के आधार पर निर्देशन के कुछ मुख्य विशेषताओं की बात करें। सबसे पहली और सबसे विशेष विशेषता यह है कि निर्देशन संगठन में कार्यों को प्रारंभ करती है। जैसा कि मैंने कहा, निर्देशन से पहले के जो कार्य हैं, चाहे वो नियोजन है या संगठन का ढांचा तैयार करना है या लोगों की भर्ती करना है, ये सभी कार्य सीधे तौर पर कार्यबल या कर्मचारियों के साथ मिलकर नहीं किए जाते। ये सभी एक तरह से मानसिक क्रियाएं कही जा सकती हैं। लेकिन निर्देशन वो चरण है जहां पर एक प्रबंधक कर्मचारियों से काम करवाना शुरू करता है। इससे पिछले चरण में भर्ती की जाती है। भर्ती करने के बाद बारी आती है निर्देशन की, यानी कर्मचारियों से कार्य करवाने की, अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कदम उठाने की। तो इसलिए कहा जाता है कि निर्देशन वह चरण है जो संगठन में कार्यों को प्रारंभ करवाता है। दूसरी विशेषता, निर्देशन प्रबंध के प्रत्येक स्तर पर जरूरी है। इसे हर चरण या हर स्तर के प्रबंधकों द्वारा निष्पादित किया जाना चाहिए। सबसे ऊपरी स्तर के प्रबंधक अपने निचले स्तर के कर्मचारियों को निर्देशित करते हैं, दूसरे स्तर के प्रबंधक अपने नीचे के कर्मचारियों को निर्देशित करते हैं, और इस प्रकार यह चरण और यह प्रक्रिया चलती रहती है। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि निर्देशन प्रबंधक के प्रत्येक स्तर पर चाहिए, चाहे वो किसी भी प्रकार का प्रबंधक हो, चाहे वो कितना भी अनुभवी या कम अनुभवी हो। उसका यह मुख्य कार्य है कि वह अपने नीचे काम करने वाले कर्मचारियों या अपनी टीम को समय समय पर निर्देशन प्रदान करे। इसी से निर्देशन की अगली विशेषता निकल कर आती है कि निर्देशन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया भी है। यानी हम एक बार अपने कर्मचारियों को किसी काम का निर्देश या मार्गदर्शन देकर फिर छोड़ नहीं सकते। हमें समय समय पर उनके साथ लगना होता है। हमें देखना होता है कि क्या कर्मचारी ठीक से काम कर रहे हैं या उन्हें कोई समस्या है। यदि समस्या है तो उससे निपटने के लिए फिर से उन्हें निर्देशन देना होगा। तो इस प्रकार निर्देशन निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है जो एक संगठन के समस्त कार्यकाल तक जारी रहती है।
इसके अलावा यह तो स्पष्ट ही हो गया है कि निर्देशन ऊपर से नीचे की तरफ प्रवाहित होता है, यानी एक ऊपरी स्तर का प्रबंधक अपने निचले स्तर के कर्मचारियों या टीम के लोगों को निर्देशन दे सकता है, यह नीचे से ऊपर नहीं दिया जा सकता। तो अब हम निर्देशन का अर्थ व विशेषताओं को जान चुके हैं। हम ये समझ चुके हैं कि निर्देशन वह चरण है या वह कार्य है जिसके द्वारा संगठन में कार्यों की शुरुआत होती है, जिसके द्वारा एक प्रबंधक अपने कर्मचारियों से जुड़ता है, उन्हें मार्गदर्शन प्रदान करता है। ऐसे में यह भी बहुत स्पष्ट है कि निर्देशन एक महत्वपूर्ण चरण या कार्य है। लेकिन आइए हम फिर भी थोड़ा सा विस्तार में निर्देशन के महत्वों पर चर्चा करें। सबसे पहली बात तो यह है कि निर्देशन के माध्यम से प्रबंधक संस्था में न केवल व्यक्तियों को यह बताते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, कब करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, बल्कि यह भी देखते हैं कि निर्देशन देने के बाद उन निर्देशों का क्रियान्वयन किस प्रकार हो रहा है। यानी निर्देशन न केवल मार्गदर्शन देता है बल्कि कार्यों के क्रियान्वयन को भी देखता है कि सभी कार्य उचित रूप से क्रियान्वित किए जा रहे हैं या नहीं, और यदि वो नहीं किए जा रहे हैं तो उनका समाधान क्या है। इसके अलावा संगठन में व्यक्तियों को कार्य प्रारंभ करने में निर्देशन सहायता प्रदान करता है। यदि कोई व्यक्ति अपना काम शुरू नहीं कर पा रहा, उसे समझ नहीं आ रहा, तो ऐसे में प्रबंधक उसे निर्देश देता है, प्रबंधक उसका मार्गदर्शन करता है, जिसके द्वारा वो कर्मचारी या व्यक्ति अपना कार्य शुरू कर सकते हैं। संस्था के वांछित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किए जाने वाले सभी कार्य निर्देशन के माध्यम से ही शुरू होते हैं। इसके अलावा निर्देशन संगठन में कर्मचारियों के व्यक्तिगत प्रयासों को इस प्रकार से समाकलित करता है, यानी इस प्रकार से जोड़ता है कि अलग-अलग व्यक्तियों के द्वारा किए गए कार्य मिलकर एक साथ एक शक्ति बनते हैं और वो पूरे संगठन के कार्यों या पूरे संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति की ओर अग्रसर होते हैं। यानी कि यह विभिन्न व्यक्तियों के बलों को, उनके प्रयासों को एक साथ मिलाकर संगठन के उद्देश्यों की ओर ले जाने में सहायता करता है, जिससे कि संगठन के उद्देश्य उचित समय पर उचित रूप से प्राप्त किए जा सके। इसके अलावा अभी तक हम कई बार बोल चुके हैं कि यह कर्मचारियों का मार्गदर्शन करता है। अब यह मार्गदर्शन कर्मचारियों को अपनी क्षमताओं या योग्यताओं का पूर्णतः प्रयोग करने में सहायता करता है। निर्देशन उन्हें प्रोत्साहित करता है। एक अच्छा प्रबंधक अच्छे निर्देशन के माध्यम से अपने कर्मचारियों को प्रोत्साहित कर सकता है कि वह अपने कुशलताओं का, अपनी योग्यताओं का बेहतर तरीके से इस्तेमाल करें। एक निर्देशक या प्रबंधक के नेतृत्व के द्वारा कर्मचारी अपनी कुशलताओं का उपयोग करते हैं, वह उन्हें और बेहतर बनाते हैं और जिसके द्वारा वो अपने कार्यों को बेहतर तरीके से कर पाते हैं। निर्देशन संगठन में आवश्यक परिवर्तनों को लाने में भी सहायता करता है। कई बार यह देखा जाता है कि जब किसी संगठन में कोई परिवर्तन किया जाए, मान लीजिए किसी नई प्रकार की तकनीक या मशीन को लाया जाए, तो ऐसे में कुछ पुराने कर्मचारी जो पुरानी तकनीक से काम करने को लेकर सहज थे, उन्हें नई तकनीक को अपनाने में दिक्कत आती है। वो कई बार इसका विरोध करते हैं। लेकिन यदि वो नई तकनीक या वो परिवर्तन पूरे संगठन के लिए अच्छा है, तो ऐसे में जो प्रबंधक है वो अच्छे निर्देशन या मार्गदर्शन के द्वारा उन कर्मचारियों को समझा सकता है कि कैसे यह तकनीक न केवल संगठन के लिए बल्कि उन कर्मचारियों के लिए भी उपयोगी साबित होगी। प्रबंधक के मार्गदर्शन के बाद कर्मचारी अपने विरोध को कई बार खत्म करते हैं। वो इस बात को समझ पाते हैं कि नई तकनीक को अपनाना, परिवर्तन करना यह तरक्की के लिए जरूरी है और यह प्रकृति का नियम भी है। तो इस प्रकार अच्छा निर्देशन संगठन में परिवर्तनों को लागू करवाने में भी सहायक है। तो बच्चों, यहाँ तक पढ़कर हमने यह जान लिया है कि निर्देशन किस प्रकार का कार्य है, निर्देशन क्यों महत्वपूर्ण है, या निर्देशन कैसे संगठन व कर्मचारियों के लिए एक विशेष स्थान रखता है। अब आइए निर्देशन के महत्व को स्थापित करने के बाद अब हम निर्देशन के बारे में विस्तार में चर्चा करें और जानें कि दरअसल निर्देशन है क्या। अभी तक हमने सिर्फ अर्थ जाना है और महत्व को समझा है। अब हमें यह देखना होगा कि यदि एक प्रबंधक के तौर पर हम निर्देशन करना चाहते हैं या निर्देशन में निपुणता पाना चाहते हैं तो हमें इसके लिए क्या क्या करना होगा।
इसको समझने के लिए निर्देशन की पूरी प्रक्रिया को 4 घटकों या तत्वों में विभाजित किया गया है। यानी ऐसा कहा जाता है कि निर्देशन में ये 4 तत्व शामिल हैं। एक निर्देशक या प्रबंधक को अच्छा निर्देशन करने के लिए सबसे पहले पर्यवेक्षण, फिर अभिप्रेरणा, नेतृत्व और संप्रेषण, इन 4 कार्यों को करना होता है। यदि हम ये 4 कार्य कर पाए तो यानी कि हम निर्देशन कर पाए। आइए एक एक करके इन सभी घटकों पर चर्चा करें। सबसे पहला घटक है पर्यवेक्षण। पर्यवेक्षण को आपने आम बोलचाल की अंग्रेजी भाषा में सुपरविजन के नाम से सुना होगा। तो सुपरविजन या पर्यवेक्षण का अर्थ हुआ ऊपर से सभी कार्यों का निरीक्षण करना, यानी यह देखना कि कार्य किस प्रकार किए जा रहे हैं, वो ठीक से हो रहे हैं या उनमें कुछ समस्याएं आ रही हैं। साधारणतः बड़े बड़े संगठनों में निरीक्षण करने या पर्यवेक्षण करने के लिए एक अलग व्यक्ति होता है जिसे सुपरवाइजर या पर्यवेक्षक कहा जाता है। यानी कि हम यह देख सकते हैं कि पर्यवेक्षण इतना महत्वपूर्ण है कि कुछ बड़े संगठनों में तो इसे एक अलग पद के रूप में भी बनाया जाता है। लेकिन पर्यवेक्षण निर्देशन का भाग होने के कारण यह हर एक प्रबंधक का कार्य भी है, चाहे संगठन में एक विशेष पर्यवेक्षक हो या ना हो। जो भी प्रबंधक वहां पर है उन्हें भी पर्यवेक्षण करना होगा। तो निर्देशन के एक तत्व के रूप में संगठन के हर एक प्रबंधक को इसे करना पड़ता है। ऐसे में हम पर्यवेक्षण को एक प्रक्रिया के रूप में समझ सकते हैं जो वांछित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कर्मचारियों के प्रयासों के मार्गदर्शन व अन्य संसाधनों के प्रयोग से संबंधित है। यानी एक पर्यवेक्षक संसाधनों के कुशल उपयोग व कर्मचारियों के मार्गदर्शन द्वारा संगठन के उद्देश्यों की कुशलतापूर्वक प्राप्ति की ओर ध्यान देता है। अधीनस्थों द्वारा किए गए कार्यों का निरीक्षण करना और यह निश्चित करना कि संसाधनों का अधिकतम प्रयोग हो रहा है व कार्य लक्ष्यों को पूरा करने हेतु सही तरीके से चल रहे हैं, इन सभी के लिए अधीनस्थों को निर्देश देना पर्यवेक्षक का काम होता है। इससे यह तो साबित होता है कि पर्यवेक्षण बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक पर्यवेक्षक ही है जो दिन प्रतिदिन के कार्यों में कर्मचारियों से संपर्क बनाए रखता है। एक पर्यवेक्षक कर्मचारियों से मित्रतापूर्ण संबंध बनाए रखता है ताकि यदि कर्मचारियों को किसी प्रकार की समस्या है या उन्हें कुछ भी बातें बतानी या शेयर करनी है तो वो पर्यवेक्षक से कर पाए। पर्यवेक्षक प्रबंधक व श्रमिकों के मध्य एक कड़ी के रूप में कार्य करता है, क्योंकि प्रबंधक तो दरअसल अपने कैबिनों में, अपने ऑफिस में बैठकर, अपने कार्यालय में बैठकर नीतियां बनाते हैं, जबकि दूसरी तरफ श्रमिक हैं जो फ्लोर पर यानी फैक्ट्री में जाकर काम करते हैं। अब दोनों के बीच की जो कड़ी है वो पर्यवेक्षक बनता है। इसके रूप में एक पर्यवेक्षक जहां एक तरफ श्रमिकों की समस्याओं या उनके सुझावों को प्रबंधकों तक पहुंचाता है, वहीं प्रबंधकों द्वारा तैयार की गई नीतियों आदि को श्रमिकों तक पहुंचाता है। इसके अलावा पर्यवेक्षक अपने अधीनस्थ श्रमिकों को जो कि उनके नियंत्रण में है, उनसे सामूहिक एकता बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पर्यवेक्षक कार्यस्थल यानी फ्लोर पर मौजूद होता है। ऐसे में वह कर्मचारियों और श्रमिकों को कार्यस्थल पर ही प्रशिक्षण देने का भी काम कर सकता है। एक अच्छा पर्यवेक्षक निष्पादन यानी परफॉर्मेंस का विश्लेषण करता है तथा अपनी सलाह, अपनी प्रतिपुष्टि आदि देकर, अपना फीडबैक देकर कार्यों को बेहतर बनाने में भी सहायता करता है। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि पर्यवेक्षण का जो कार्य है, चाहे वो एक विशेष पर्यवेक्षक द्वारा करवाया जाए या प्रबंधक स्वयं करे, यह एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य हो जाता है जो कि श्रमिकों से कड़ी बनाकर प्रबंधकों को कार्य कुशलतापूर्वक करवाने में सहायता करता है। पर्यवेक्षण के बाद निर्देशन का जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण घटक है वह है अभिप्रेरणा। इसे हम आम बोलचाल की अंग्रेजी भाषा में मोटिवेशन के नाम से अपने आसपास कई बार सुनते हैं। तो मोटिवेशन देना या अभिप्रेरणा देना एक प्रबंधक या निर्देशक का एक विशेष कार्य होता है। अभिप्रेरणा का अर्थ है कि किसी भी कार्य या क्रिया को प्रेरित या प्रभावित करना। व्यवसाय के संदर्भ में इसका अर्थ है यह वह प्रक्रिया है जो अधीनस्थों को निर्धारित संगठनिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक वांछित रूप से कार्य करने के लिए तैयार करती है। यदि हम इस अर्थ या परिभाषा को देखें तो यह कहती है
कि अभिप्रेरणा द्वारा हम अपने अधीनस्थों को या कर्मचारियों को एक वांछित रूप से कार्य करवाने के लिए तैयार कर सकते हैं। यदि हम चाहते हैं कि वो एक विशेष तरीके से काम करें तो हम उन्हें अभिप्रेरित कर सकते हैं ताकि वो उस रूप में कार्य करके हमारे संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता करें। अभिप्रेरणा के विषय में चर्चा करते समय यह ध्यान देना भी आवश्यक है कि इससे जुड़े हुए 3 महत्वपूर्ण शब्द क्या हैं। अभिप्रेरणा के संदर्भ में 3 शब्द बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं: उद्देश्य, अभिप्रेरणा व उत्प्रेरक। आइए इन शब्दों को भी एक एक करके समझते हैं। उद्देश्य या लक्ष्य एक आंतरिक स्थिति है जो व्यवहार को ऊर्जित या सक्रिय बनाती है तथा लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए दिशा निर्देशित करती है। उद्देश्य अर्थात वह लक्ष्य, वह गंतव्य स्थान जहां हम पहुंचना चाहते हैं या जिसे हम प्राप्त करना चाहते हैं। उद्देश्य मनुष्य की आवश्यकताओं से उत्पन्न होता है। उस उद्देश्य की पूर्ति या पूर्ति ना कर पाना मनुष्य में एक बेचैनी पैदा करती है जो उसे उस बेचैनी को कम करने के लिए कुछ क्रिया करने के लिए तत्पर करती है। उदाहरण के लिए खाने की आवश्यकता भूख पैदा करती है जिसके कारण मनुष्य खाने की खोज करता है। इस प्रकार यह उद्देश्य ही है जो मनुष्य को किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करता है। फिर अभिप्रेरणा की यदि बात करें तो यह एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोगों को उनके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रेरित किया जाता है। इसके बाद बारी आती है उत्प्रेरक या अभिप्रेरक की। अभिप्रेरणा का अर्थ हमने देखा कि लोगों को प्रेरित करना। अब प्रेरित करने के लिए कुछ उन्हें दिया जाना चाहिए या उन्हें कुछ ऐसा प्रदान किया जाना चाहिए जिससे वो प्रेरित होकर अपने उद्देश्यों की तरफ बढ़े। यानी उद्देश्य और अभिप्रेरणा बिना अभिप्रेरक के किसी काम की नहीं। तो अभिप्रेरक वह तत्व या तकनीक है जिसका प्रयोग संगठन में लोगों को प्रेरित करने के लिए किया जा सकता है। प्रबंधक विविध प्रकार की तकनीकों का प्रयोग करते हैं जैसे वेतन बढ़ाना या वेतन अच्छा देना, बोनस देना, पदोन्नति करना, पहचान, प्रशंसा आदि ऐसे कई तकनीकें हैं जिनका प्रयोग करके कर्मचारियों को प्रेरणा प्रदान की जाती है। तो ऐसे सभी चीजों या तकनीकों को हम अभिप्रेरक के नाम से जानते हैं। तो अब हम समझ चुके हैं कि अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया है जिसमें हम किसी अभिप्रेरक की सहायता से कर्मचारियों को उनके उद्देश्य की तरफ अग्रसर करने में सहायता करते हैं। यह समझने के बाद आइए अभिप्रेरणा की कुछ विशेषताओं पर चर्चा करें। जैसा कि हमने देखा, अभिप्रेरणा एक आंतरिक अनुभव है। उदाहरण के लिए व्यक्तियों की यह इच्छा या आकांक्षा हो सकती है कि उनके पास मोटरसाइकिल हो, आरामदेह घर हो, समाज में उनकी प्रतिष्ठा हो। ये सभी चीजें मनुष्य की आंतरिक इच्छाएं हैं। तो अभिप्रेरणा आंतरिक इच्छाओं से बनती है। दूसरा, अभिप्रेरणा एक लक्ष्य आधारित व्यवहार को जन्म देती है। तीसरा, अभिप्रेरणा सकारात्मक व नकारात्मक दोनों प्रकार की हो सकती है। इसका अर्थ यह हुआ कि कई बार सकारात्मक अभिप्रेरणा के द्वारा हम किसी कार्य को करने की तरफ अग्रसर होते हैं। यानी यदि हमें पता है कि इसे करके हमें कुछ अच्छी चीज प्राप्त होगी तो हम उस कार्य को करते हैं। जबकि नकारात्मक अभिप्रेरणा का अर्थ है कि यदि हमें पता है कि किसी कार्य को करने से या ना करने से हमारे लिए कुछ नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं तो हम उसके अनुसार व्यवहार दिखाते हैं। तो अभिप्रेरणा नकारात्मक या सकारात्मक दोनों रूप ले सकती है। इसके अलावा यह एक जटिल प्रक्रिया है क्योंकि मनुष्य की इच्छाओं, उनकी अपेक्षाओं, इन सभी में बहुत विविधता है। हर मनुष्य अलग है, उसकी इच्छाएं, उसकी आवश्यकताएं अलग हैं। ऐसे में हम सभी को अभिप्रेरित करने के लिए कोई एक फॉर्मूला तैयार नहीं कर सकते। सभी को अभिप्रेरित करने के अलग अलग तरीके होंगे, इसलिए अभिप्रेरणा को समझना एक जटिल प्रक्रिया है। इसीलिए यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम अभिप्रेरणा को और विस्तार में जानें, हम इसकी कुछ तकनीकों को समझें और उससे पहले हम यह बात अपने मन में स्थापित करें कि अभिप्रेरणा हमारे या किसी भी संगठन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। आइए इसके महत्व से जुड़े कुछ बिंदुओं पर चर्चा करें। इसे महत्वपूर्ण इसलिए समझा गया है क्योंकि यह संस्था में लोगों की आवश्यकताओं को पहचानने व उन्हें संतुष्ट करने में सहायता करती है। एक बार जब एक प्रबंधक अपने कर्मचारियों की आवश्यकताओं को पहचानता है तो उसके बाद उसके लिए आसान हो जाता है उन्हें संतुष्ट करके कर्मचारियों से काम करवाना। इससे कर्मचारियों के कार्य निष्पादन को सुधारने में सहायता मिलती है।
यही कारण है कि सभी प्रमुख संगठन विभिन्न प्रकार के अभिप्रेरणात्मक कार्यक्रमों का विकास करते हैं तथा उन कार्यक्रमों पर करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। दूसरी बात, अभिप्रेरणा कर्मचारियों के नकारात्मक या उनके निष्क्रिय या तटस्थ दृष्टिकोण को संगठनिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सकारात्मक रूपांतरण कर सकती है। यानी यदि कुछ कर्मचारी नकारात्मक हो रहे हैं, वो निष्क्रिय हैं, वो ठीक से काम नहीं कर रहे, जो कि संगठन के लिए नुकसानदायक हो सकता है, तो ऐसे में उन्हें अभिप्रेरित करके उनकी आवश्यकताओं को पहचान कर उनके व्यवहार को सकारात्मक रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त अभिप्रेरणा कर्मचारियों के निष्पादन स्तर में सुधार के साथ साथ संगठन के सफल निष्पादन में भी सहायक होती है, क्योंकि उपयुक्त अभिप्रेरणा कर्मचारियों की आवश्यकताओं को संतुष्ट करती है। इससे सारे कर्मचारी अपनी सारी ऊर्जा अपने कार्य के निष्पादन पर केंद्रित कर लेते हैं, जिससे संगठन के कार्य सफलतापूर्वक पूरे हो पाते हैं। इसके अतिरिक्त अभिप्रेरणा कर्मचारियों के संस्था को छोड़कर जाने की दर को भी कम करती है। जिस संगठन में कर्मचारी अभिप्रेरित हैं, वो उत्साहित हैं, वहां काम करने को लेकर खुश हैं, वहां पर अधिक से अधिक कर्मचारी वहां टिके रहना चाहेंगे, जिससे छोड़कर जाने की दर कम होगी व नए कर्मचारियों की नियुक्ति व प्रशिक्षण में लगने वाली लागत भी कम होगी। अभिप्रेरणा संगठन में अनुपस्थिति को भी कम करती है, ठीक उसी प्रकार जैसे वो छोड़ने की दर को कम करती है, क्योंकि यदि कर्मचारी प्रेरित है, वो उत्साहित है, तो वह रोजाना संगठन में आकर काम करना चाहेंगे, वह कम से कम अनुपस्थिति दिखाएंगे। अभिप्रेरणा प्रबंधकों को नए परिवर्तनों को लाने में भी सहायता करती है। जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की, जब किसी भी प्रकार का परिवर्तन संगठन में किया जाता है और ऐसे में यदि कर्मचारी उसका विरोध कर रहे हैं, तो उन्हें उचित प्रेरणा देकर, समझा बुझाकर हम उन्हें परिवर्तनों को अपनाने में योग्य बना सकते हैं। तो इतने सारे बिंदुओं को देखने के बाद यह तो स्पष्ट हो जाता है कि अभिप्रेरणा किसी भी संगठन या व्यवसाय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है और यह प्रबंधक के निर्देशन प्रक्रिया में आने वाली सबसे मुख्य कार्यों में से एक है। इस अध्याय के अगले भाग में हम अभिप्रेरणा के एक और विशेष पहलू या तकनीक पर चर्चा करेंगे। आज हमने अभिप्रेरणा पर विस्तार में चर्चा की, हमने देखा कि यह कितना महत्वपूर्ण है। जब हम इसका अगला भाग देखेंगे तो हम वहां पर बात करेंगे कि हम कैसे अपने कर्मचारियों को अभिप्रेरित कर सकते हैं और इसके लिए संसार में, खासकर व्यवसाय की दुनिया में मानी जाने वाली एक बहुत विशेष तकनीक है जिसे मॉस्लो का सिद्धांत कहा जाता है, उस पर भी चर्चा करेंगे। वह निर्देशन के अन्य घटकों के बारे में भी जानेंगे। मैं आशा करता हूं कि आज के इस भाग में निर्देशन की जो हमने आधारभूत बातों को जाना, उसके महत्व को समझा, इसके घटकों के नाम को देखा, वह पर्यवेक्षण व अभिप्रेरणा को थोड़ा समझा, यह आपको समझ आया होगा। आज के इस भाग में इतना ही। धन्यवाद।